आपने प्रेगनेंसी और वर्क को कैसे मैनेज किया? It was complicated for me to conceive. And again मैं इस टॉपिक के बारे में ओपनली थोड़ा बात करती हूँ क्योंकि लोग बात नहीं करते. क्यों नहीं बात करते लोग? इंडिया में बहुत टैबू हैं फालतू की चीज़ों को लेके, स्पेशली प्रेगनेंसी एंड मिसकैरेज. आई डोंट नो व्हाई नोबडी टॉक्स अबाउट इट. ओके, मतलब ये एनीवे दिस इज नॉट समथिंग आई हैव थॉट अबाउट आल्सो, सो आई हैव नो पर्सपेक्टिव. ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ. आप कभी किसी ऑफिस में जाके पोल देखो कि कितनी औरतें वहाँ मिसकैरी कर चुकी हैं और उन्होंने किसी को नहीं बताया. मिसकैरी मतलब बच्चे को खो हो देना. चुकी हैं. Oh. सो आई हैड अ डिफिकल्ट टाइम कंसीविंग. मैं काफ़ी नर्वस थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि मैं 39 की थी एंड कोई अर्ली उम्र नहीं होती. इनफैक्ट आई यूज टू गेट बहुत इरिटेट हो जाती थी. मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे कि अगर आपको एक सक्सेसफुल करियर चाहिए तो नेसेसरी है कि आपको बच्चे जल्दी करने चाहिए. क्यों? क्योंकि उनका वो लॉजिक था कि आप यंग एज में जब आप बहुत सीनियर नहीं हो, आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप सब कर लोगे, बच्चे ग्रो अप हो जाएंगे, फिर आप जब 40 के हो जाओगे, जब आप पे लोड और जिम्मेदारी ज़्यादा आएगी तो आपके पास फ्री टाइम होगा. एंड आई वाज लाइक, एक आंसर नहीं होता भाई. मैं 24 साल की उम्र में एक एंटरप्रेन्योर थी. मैं इंडिया वापस आई थी. ऑनेस्टली मेरे पास पैसे भी नहीं थे. आई कुड हैव नॉट थॉट ऑफ हैविंग अ चाइल्ड देन. तो ऐसा कोई रूल नहीं होता कि अब बच्चे करने हैं और कल को ऐसे बच्चे करने हैं. ऐसा कुछ होता नहीं है. तो आई स्ट्रगल्ड विद कंसीविंग व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट. एक्चुअली मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत खूबसूरत रही. इनफैक्ट आई ऑलवेज से कि शायद मेरे करियर का मोस्ट गोल्डन पीरियड मेरी प्रेगनेंसी में था. एडलवाइस म्यूचुअल फंड लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल हो गई. मैंने जितने अवार्ड्स अपनी प्रेगनेंसी में जीते हैं उसके बाद शायद आई डोंट नो इफ आई विल एवर विन. आई रोट अ बुक जब मैं प्रेग्नेंट थी. मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लीडर बनी. मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ें हुई हैं. प्रेगनेंसी की वजह से थॉट्स अफेक्ट हो जाते हैं क्या? Because I was working so much, no. In fact, I struggled after pregnancy. तो प्रेगनेंसी मेरे लिए आसान था, मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी रही. 3 months आफ्टर प्रेगनेंसी, जिसको हम वो पोस्टमार्टम फेज कहते हैं, 4th ट्राइमेस्टर, दैट वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था. क्या होता है? थॉट्स, मेंटल हेल्थ. देखिए, आप एक लड़की से बात कर रहे हैं जिसने 17-18 साल ऑफिस में अपनी जिंदगी काटी, जिसने काम काम काम, बोर्ड मीटिंग्स, वर्क, स्ट्रेटजी, ये सब देखा है. सडनली वो डाइपर्स और ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रही है पूरे दिन. इट इज डिफिकल्ट. माइंडसेट स्विच होता है. नहीं, यू थिंक कि यार ये मेरी जिंदगी ये तो नहीं बन के रह जाएगी. ये बताओ थोड़ा सा. ये बहुत कम लोग इन चीजों के बारे में बात करते हैं. क्या ये, एंड एज अ गाय शायद मैं पूरे तरीके से एम्पैथाइज भी नहीं कर पा रहा अभी, इसलिए मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ. No, but this is what happened. So I had my son, I went home, and all you are doing every day is thinking कि आपको उस बच्चे को कितना फीड करना है, उसका डाइपर कब चेंज करना है. एंड एट सम पॉइंट you're like, यार मेरी जिंदगी ये तो नहीं बन के रह जाएगी. मैं तो काम कर रही थी यार, आइडिया ही नहीं था. एंड विमेन को लोग हर बात पे जज करते हैं, चाहे उनका काम हो, चाहे उनका बर्तावा हो, चाहे उनका चेहरा हो. और प्रेगनेंसी माओ को तो लोग बहुत ही ज्यादा जज करते हैं. आई मीन, आई रिमेंबर समवन इन माय ऑफिस टोल्ड मी, डिलीवरी से 1 हफ्ते पहले, आप ना सिजेरियन मत करवाना, आप नेचुरल डिलीवरी करवाना, बिकॉज दैट इज गुड. आई वाज लाइक, आप कौन होते हो मुझे बताने वाले ये? एंड दिस वाज अ गाय बाय द वे. सो हर बात पे आपको जज करते हैं. अच्छा, आपने सिजेरियन करवाया तो आप लेजी थे क्या? और ये प्रेगनेंसी के बाद फर्स्ट 3 months में तो बहुत ज्यादा कंटिन्यू होता है. तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया. एंड मैंने प्लान नहीं किया था कितनी मैटरनिटी लीव लूंगी. मैंने अपने बॉस के साथ भी नहीं डिस्कस की थी. बट आई डिसाइडेड आफ्टर 3-4 weeks कि मैंने काम करना शुरू कर दिया घर से. इट कुड हैव बीन शॉर्टेस्ट मैटरनिटी लीव इन हिस्ट्री. और 6 हफ्ते बाद मैं ऑफिस चली गई. एंड मेरे कॉलीग्स, बॉसेस ने पूछा कि आप क्यों आई हैं? हम तो चाहते थे आप रेस्ट करें, अपना बेबी. मैंने कहा, मैं आपके लिए वापस नहीं आई हूँ, मैं अपने लिए वापस आई हूँ. एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अपने लिए वापस गई क्योंकि मुझे अपने काम से एक आइडेंटिटी वापस मिली, एक एनर्जी मिली टू बी अ बेटर मदर. एंड दैट रियली हेल्प मी गेट आउट ऑफ दिस मेंटल हेल्थ फेज. इनफैक्ट माई डॉक्टर उस टाइम पे, मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि हाँ, आपके लिए काम पे जाना ज्यादा अच्छा है. क्योंकि देखो, मैं मानता हूँ मैम कि
जब मैं एथलीट से बात करता हूँ, उनमें ना एक इनहेरेंट अग्रेशन होती है. हाँ. उस अग्रेशन की वजह से वो इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स बन चुके हैं. हाँ. एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, सारों में एक इनहेरेंट अग्रेशन होती है. बिल्कुल होती है. अगर आपने सडनली अपने काम को बंद कर दिया, हाँ. तो वो अग्रेशन आपके साथ खेलने लगती है. Am I right? Something like अग्रेशन और एटलीस्ट एम्बिशन और डिजायर, दिमाग तो चलता रहता है ना. प्लस आपने जिंदगी भर पहले टॉप किया कॉलेज में, Correct. फिर कंपनी बेची, Correct. फिर इतने बड़े कंपनी के सीईओ आप बन उसे गए. टॉपर टेंडेंसी कह लीजिए, आप उसे अग्रेशन कह लीजिए, आप कुछ क्या ग्रेड ए पर्सनालिटी. हाँ, टाइप ए पर्सनालिटी. Type A personality. एंड नॉट दैट नॉट बीइंग अ मदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. लेकिन मुझे लगता है मैं दोनों चीजें कर सकती हूँ. और एक चीज, मेरा काम मुझे एक बेटर माँ बनाता है, और मेरा माँ बनना मुझे एक बेटर प्रोफेशनल बनाता है, और दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं. मैम, ये एपिसोड की मिशन ये कि मुझे आपकी साइकोलॉजी बेसिकली एक्सट्रैक्ट करनी है थोड़ी सी. एंड मैं ये मानता हूँ कि किसी की पर्सनालिटी और उनकी खुद की साइकोलॉजी एक्चुअली उनके लाइफ के सबसे मुश्किल मोमेंट्स और उनके लाइफ के सबसे बड़े फियर्स यानी कि डर से फॉर्म होती है. इसलिए ये है हमारा डर से जीत तक राउंड, जहाँ मैं आपको थोड़े से गहरे सवाल पूछूंगा. एंड टेक योर टाइम विद इट, रैपिड फायर नहीं है. फिर मैं आपको टैंजेंशियल सवाल भी पूछूंगा ताकि हम कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़ सके. ओके राधिका मैम, यस. जिंदगी में सबसे ज्यादा डर आपको किसी प्रोफेशनल सेटिंग में कब महसूस हुआ, और उस डर को ओवरकम आपने कैसे किया? प्रोफेशनल सेट, आपको बड़ा स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन मैं जब नई नई सीईओ बनी थी, मैं किसी को जानती नहीं थी अपनी इंडस्ट्री में, ना बाकी सीईओज को मेरे से 20 साल बड़े थे. तो मैं इवेंट्स में जाती थी, और मैं फंडामेंटली बहुत शाय पर्सन हूँ, और मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी. एंड मुझे घबराहट होती थी ऑफ बीइंग अननोन. एंड एक बार मुझे इतनी घबराहट हुई कि अपनी इंडस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट से मैं कॉन्फ्रेंस में गई, 2 महीने हुए थे सीईओ बने, मैं भाग गई. मुझे 6 बजे की फ्लाइट लेनी थी, लेकिन मैं वहाँ पहुँची एंड आई रियलाइज मैं किसी को नहीं जानती और कोई मुझे नहीं जानता. एंड अगर मैं एक शब्द में कहूँ, मैं इरेलीवेंट थी. तो मुझे उस इरेलीवेंस से डर लगा और मैं भाग गई. और मैंने कहा, मैं जो भी करूँ यार, जिस जगह मैं काम करती हूँ, मैं इरेलीवेंट तो नहीं हो सकती. कि मैं जो कर रही हूँ वो इतना छोटा है कि कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई मुझे जानता नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता. तो मुझे इरेलीवेंस से बहुत डर लगता है. बट ये असलियत होती है सीईओज की दुनिया की, कि डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी ऑफ वर्क लोगों का बात करने का तरीका बदलता है. ऑफ कोर्स बदलता है. मतलब जो आपकी रेपुटेशन होती है उसके बेसिस पर आपको ट्रीट किया जाता है. इट्स ट्रू. या एब्सोल्युटली. आई थिंक जब आप का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है, हम इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में कहते हैं सबसे वैल्यूबल चीज़ क्या होती है? ट्रैक रिकॉर्ड. जो आपने ट्रैक रिकॉर्ड मीनिंग जो आपने पहले किया है जी, जहाँ आपका पास्ट परफॉर्मेंस है, आपकी डिलीवरी क्या होती है. तो ट्रैक रिकॉर्ड के फायदे और नुकसान होते हैं, और मेरे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था. और एक्चुअली पीपल आर मोर फॉरगिविंग जब आप जाने पहचाने हो. चाहे आपने पहले कोई काम नहीं किया हो, लेकिन आप उसी इंडस्ट्री में पले बड़े हो, चाहे आप 3rd रंग क्रिकेटर हो, लेकिन आपने साथ साथ क्रिकेट खेला है. अब आप कहो कि मैं फीजी से लाके एक बंदे को इंडिया की क्रिकेट टीम में डाल दूं, बाकी सारे तो सालों से एक दूसरे को जानते हैं, वो किसी को जानता नहीं है. ही माइट बी वेरी गुड, लेकिन वो आया तो फीजी से. तो एक आउटसाइडर होने की फीलिंग, एक इररिलेवेंस जो एक आउटसाइडर की होती है, वो मेरे लिए मुझे बहुत डर लगता है. ओके, अगला सवाल मैम. इस साइकोलॉजिकल राउंड का, एमडी और सीईओ का रोल निभाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है. इस रोल को अपनाने के बाद आपने सेल्फ बिलीफ या हिम्मत के बारे में क्या जाना है? मतलब क्या सेल्फ बिलीफ बदल चुकी है? इस रोल को अपनाने के बाद मैंने ये सीखा है कि शायद एमडी और सीईओ को लोग सोचते हैं एक सुपरमैन है या सुपर वुमेन है जो केप लगा के घूमता है, और सारी दुनिया का बोझ उस पे होता है, और उसको वो बोझ अकेले सहना पड़ता है, और वो किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है. तो एक अमेरिकन कहानी वो है सेइंग, शेयर द लोड. जिम्मेदारी बांटो, प्रॉब्लम्स बांटो.
और मैंने सेल्फ बिलीफ के बारे में और हिम्मत के बारे में सीखा है, क्योंकि अकेले, और मैंने ये गलती बहुत की है इन माय अर्ली डेज ऑफ सीईओ, कि मुझे लगता था हर प्रॉब्लम मेरी जिम्मेदारी है। जी। एंड आई रियलाइज कि विद इन माई ऑर्गेनाइजेशन मुझे एक छोटी सी फैमिली, नॉट 350 लोगों की फैमिली, बिकॉज वो बहुत मुश्किल है, 5-6 लोगों की फैमिली क्रिएट करनी पड़ेगी, जो मेरा ट्राइब है, आप कह लीजिए। और उनके साथ मैं सच्चाई से बोलूँगी, उनके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँगी और हम मिल के सॉल्व करेंगे। और उनकी हिम्मत से मेरे में हिम्मत आती है और मेरी हिम्मत से उनमें हिम्मत आती है। एंड मुझे लगता है एवरी टाइम मेरे यहाँ कोई क्राइसिस आता है, खासकर कम्युनिकेशन का, क्योंकि हमारे यहाँ होते हैं क्राइसिस, हमें उन्हें कम्युनिकेट करना होता है। 350 लोगों को जब मुझे लगता है मैं कैसे एक बात बताऊं, तो मैं पहले इन 5-6 लोगों से बात